एक परीक्षा में लड़के तथा लड़कियों की एक कक्षा के प्राप्तांकों का औसत ए है। कक्षा में लड़के तथा लड़कियां 3:1 के अनुपात में है। यदि कक्षा के लड़कों के प्राप्तांकों का औसत A+1 हो तो लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत क्या होगा। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। लड़के हैं और लड़कियां हैं और दोनों का जो औसत है वो कितना दिया है, ए दिया है। अब लड़के जो दिए हैं, यहां से समझना क्वेश्चन को। लड़के जो है वो कितने दिए हैं, 3, और लड़कियां जो दी हैं कितनी दी हैं, 1 दी हैं, है ना। तो अब जैसे लड़के की हम बात करें तो यहाँ पर बॉयज जो है वो कितने हैं, 3, और 3 का जो एवरेज है, औसत है ना, औसत है वो आप देखेंगे कितना दिया है। औसत आप देखेंगे तो औसत कितना दिया है यहाँ पर। आगे पढ़ते चले। कक्षा के लड़कों के प्राप्तांकों का औसत है A+1। इनका जो औसत है वो कितना है, A+1। तो इनका टोटल कितना बन जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 3A और +3। ठीक है। अब लड़कियां कितनी है, जो लड़कियां हैं वो कितनी है, 1, और 1 का औसत पता नहीं है क्या है। लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत ही तो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ये क्या होगा। ठीक है। अच्छा, लड़के और लड़कियां, लड़के और लड़कियां ये टोटल कितने हो जाएंगे, 3 और 1 4, और 4 का औसत, 4 का औसत क्वेश्चन में देखो औसत कितना दिया है। सभी का जो औसत दिया है वो कितना दिया है, ए दिया है। तो इनका जो टोटल है वो कितना बन जाएगा, 4A बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं, 4 का गुणा कर देंगे ए में, औसत में, यही तो करते हैं। अब एक बात बताओ, लड़के और लड़कियों के टोटल में से अगर मैं लड़कों का टोटल घटा दूं, माइनस कर दूं, तो क्या लड़कियों का टोटल बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो B+G यानी इन सब का टोटल कितना है, 4A, और 4A में से माइनस करना है मुझे लड़कों का, तो लड़कों का कितना है, 3A+3। इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4A माइनस का 3A बनेगा, और माइनस का बनेगा 3। 4A से 3A माइनस करोगे तो बचेगा A, और A-3। लड़कियों का जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा, A-3। और यही औसत इसलिए हो जाएगा, एक्चुअल में ये जो आया है ये योग आया है, क्या आया है, योग। लेकिन लड़कियों की संख्या कितनी है, 1। तो एक का कुल, और यही क्या बन जाएगा, इसका औसत कितना बन जाएगा, A-3। कितना बन जाएगा, A-3। ठीक है। अगर यहाँ 5 होते तो 5 का डिवाइड कर देते, 10 होते तो 10 का डिवाइड कर देते, है ना, औसत निकालने के लिए। लेकिन कुल की बात आ रही है तो कुल भी 1 का यही होगा और 1 का औसत भी यही होगा। ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है आपको। आपको बस सीधा सीधा इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से करना है। यहाँ पर जो टोटल है, लड़के और लड़कियां टोटल कितने हो जाएंगे, 4। 4 का औसत, 4 का औसत कितना दिया, ए। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 4A। ठीक है। 3 लड़के हैं, 3 लड़कों का एवरेज जो दिया है वो कितना दिया है, A+1। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 3A+3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3A+3। बचे क्या, 1। तो 1 का, और एक जो लड़की बची है, इनका टोटल है ना, कुल। कुल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, भाई ये 4 का है, ये 3 का है, 4 में से 3 को घटा दो, 4A से इसको माइनस करोगे तो ये A बचेगा और माइनस का 3 बचेगा। तो ये एक लड़की है और एक का कुल भी यही है। और औसत क्या होगा, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये 1 है तो 1 का मतलब यही है, यही इसका औसत है और यही इसका टोटल है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला, कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय, है ना, बहुत ध्यान से चलना। ये क्वेश्चन जो है बहुत खतरनाक होते हैं ना, वार्षिक जहां वर्ड आए तो देखो यहाँ पर यही हुआ है, लास्ट में क्या है, मासिक, है ना। तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना, वार्षिक जब भी शब्द आए या मासिक जब भी आए तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं ये कहीं उलटफेर तो नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन में। कुछ क्रमिक कृषि श्रमिकों की औसत आयु वार्षिक आय एस है, अन्य श्रमिकों औसत टी है। कृषिक श्रमिकों की संख्या, अन्य श्रमिक, देखो जो कृषिक हैं, है ना, जो कृषक हैं, किसान भाई हैं हमारे, है ना, जो कृषिक हैं, और एक क्या है इसमें, अन्य है ना। तो इनके बारे में कुछ कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इनकी संख्या के बारे में क्या कह रहा है।
कृषिक श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। 11 गुना का मतलब अगर ये 1 है तो ये कितने 11। अच्छा, अब आगे अन्य श्रमिकों का औसत वार्षिक टी है। अन्य इनका जो औसत है, इनका जो औसत है वो कितना दिया है टी। तो इनका कुल कितना हो जाएगा, इनका कुल हो जाएगा भाई साहब टी हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 का गुणा टी में। अच्छा, 11 जो कृषिक दिए इनका औसत देखें, इनका औसत कितना दिया है, इनका जो औसत दिया है वो कितना दिया है, एस दिया है। कितना दिया है, एस दिया है ना। सबका औसत आया कितना है, एस। तो इनका टोटल कितना बन जाएगा, इनका टोटल करेंगे तो 11 एस बन जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ कुल कितने हैं ये, कुल कर्मचारी कितने, 12। और 12 का कुल, 12 का कुल कितना बन जाएगा, तो इनको प्लस कर दो, 11, 11s प्लस टी। ठीक है, अब ये तो है इनका कुल। अगर मैं इनका औसत निकालूं, क्या निकालूं, औसत, तो औसत कैसे आएगा, पदों का योग, 11s है ये, 11s प्लस टी और बटे 12। लेकिन ध्यान देना, ये जो बात चल रही थी किसकी चल रही थी, वार्षिक, है ना। ये भी क्या चल रही थी, वार्षिक। तो ये जो आय आई है यहाँ पर, ये वाली, ये भी कौन सी आई है, वार्षिक। कौन सी आई है, वार्षिक औसत आय आई है। लेकिन हमसे पूछ रहा है मासिक, तो मासिक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 12 से डिवाइड और कर देंगे। अगर मासिक निकालना है तो क्या करेंगे, 11, 11s प्लस टी, है ना, 11s प्लस टी। और नीचे क्या करेंगे, इसमें 12 का डिवाइड और कर देंगे। तो 12 का डिवाइड करने का मतलब हो जाएगा 144। तो इनकी कुल आय मासिक कितनी बनेगी, 11s प्लस टी अपॉन 144। ठीक है, समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x व 1/x का औसत कितना है, m, है ना। देखो यहाँ एक छोटी सी बात है, पहले इसको समझ लो आप। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा, क्योंकि जब एवरेज पढ़ेंगे तब इसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि अगर x प्लस 1/x, अगर इसकी वैल्यू हमें दी है कोई v, तो अगर हमसे पूछता है कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपल तरीके से v² माइनस 2 कर देना। और आपसे पूछ ले कि बताओ x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, तो ये होती है v³ माइनस 3v। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको दी है 5, और आपसे पूछे कि बताओ x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपल ये वाला फॉर्मेट लगा देना, 5 का वर्ग और माइनस 2। तो 25 से 2 गए तो 23 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू दी है 5, ये बीजगणित में अलजेब्रा में सीख लेना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसी से फॉर्मेट बनता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, तो ये वाला फॉर्मेट लगा लेना, 5 का क्यूब माइनस 3 गुणा 5। तो ये कितना बन जाएगा, 125। और 125 से आप 15 माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस के लिए काम करेगा, किसके लिए काम करेगा, प्लस के। अगर यही क्वेश्चन में ऐसे बनाऊं कि x माइनस 1/x की वैल्यू अगर v दे रखी है और आपसे पूछ ले कि बताओ x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो अगर माइनस है तो उधर जाके किसका बन जाएगा, प्लस का, +2 बन जाएगा। लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं होगा, प्लस, ये प्लस का माइनस का प्लस बन जाता है और इसका क्या रहेगा, माइनस रहेगा। इसमें क्या करेंगे आप, v³ प्लस 3v। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए x माइनस 1/x की वैल्यू अगर क्या दी है 5, और आपसे पूछ ले कि बताओ x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपल तरीका 5 का वर्ग प्लस 2, 25 और 2 27 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि बताओ x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, 5 का क्यूब प्लस 3v यानी 3 गुणा 5, तो 125 और प्लस कितना बन गया, 15। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 140। ठीक है, इस तरीके से इनके आंसर लगाने हैं आपको। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो, x व 1/x का औसत, ये कितनी संख्या है, एक संख्या और ये है दो संख्या। तो मैं इनको ऐसे बोल सकता हूं कि दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का औसत जो दिया है वो कितना दिया है, m। तो इनका कुल अगर निकाला जाएगा, तो कुल निकाला जाएगा तो कुल कितना बन जाएगा, 2m। ये बात क्लियर करो पहले तो,
और ये संख्या कितनी है, दो संख्याएं, दो संख्याओं का औसत कितना दिया है m, इनका योग निकालेंगे तो कितना बनेगा। अब ये दो संख्या कौन कौन सी हैं, दो संख्या है x व 1/x, इनका योग यानी कुल बनाएंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 1/x, यही तो बनेगा। समझ में आई बात। अब मैं यहां से डायरेक्ट इसको कर सकता हूं, x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया भाई साहब, ये 2m हो गया। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्र तथा 1/x² का औसत बताना है। अब यहां से मैं ये वैल्यू तो निकाल सकता हूं, x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो आप सीख चुके हैं कि अगर ये वैल्यू क्या है v, तो आपको क्या करना है, v² और -2 कर देना है, मतलब इसका वर्ग करो तो ये बन जाएगा 4m² और -2। तो ये ध्यान रखना, ये योग है, क्या है, योग। कितनी संख्याओं का है, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का क्या है, योग, दो संख्याओं का योग कितना आ गया, ये वाला। अब हमें निकालना है औसत, औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, दो से डिवाइड करो, ये बना 2m² और -1, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो अभी फॉर्मेट सीखा है ना, बस वही फॉर्मेट लगाना है आपको। ठीक है, वही फॉर्मेट लगाना है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, x व 1/x का औसत कितना दिया है, m। देखो वही क्वेश्चन है, दो संख्या है, दो संख्याओं का औसत कितना दिया है, m। तो मैं यहां से लिख सकता हूं x प्लस 1/x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 2m, क्या बन जाएगी, 2m। आगे आप फॉर्मेट देखेंगे किसका बन रहा है, x³ और 1/x³ का, और क्या पूछा है, औसत। अभी औसत नहीं निकाल सकते, पहले योग निकलेगा, तो x³ प्लस 1/x³ की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो ये बनेगा 2m का क्यूब और -3 इंटू 2m। वही फॉर्मेट है, v³ - 3v, ये वाली वैल्यू क्या मान ली है मैंने, v मान ली है ना, वैल्यू कोई, क्या बनेगा ये 8m³ - 6m। तो ये भाई साहब दो संख्याओं का, भाई साहब का मतलब अगर बहन जी भी देख रही हैं तो उनके लिए भी यूज हो रहा है, ये बात है ना। तो भाई साहब का मतलब दोनों है, कॉमन जेंडर है मेरे लिए। दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, ये अगर मुझे निकालना क्या है, औसत, अगर मुझे निकालना है औसत, तो औसत निकालने के लिए क्या करूंगा, 8m³ - 6m और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2, दो से डिवाइड करो, 2 चौक 8, 4m³ - 3m, ये क्या हो जाएगा, इनका औसत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई अच्छे तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स संख्याओं का औसत वाई है। देखो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, एक्स का औसत, एक्स का औसत, ये ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये टेट, टेट से लेकर यूपी पुलिस से लेकर एसएससी से लेकर, है ना, और सीडीएस से लेकर सी सेट, है ना, मतलब लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान देना, इस पे एक्स का औसत कितना दिया है, वाई, यहां से इनका कुल कितना बन जाएगा, कुल करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई एक्स वाई बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वाई संख्याओं का औसत, y का जो औसत है, y का औसत वो आपको दिया है कितना, x, तो इनका टोटल कितना बन जाएगा, एक्स वाई, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। संख्या कितनी हो जाएंगी दोनों ऐसे मान लो इसको, ये दो संख्या होती है और ये तीन संख्या होती, तो टोटल कितनी संख्या बन जाती, पांच ही तो बनती भाई, दोनों को जोड़ी तो देते। तो अब यहां से x प्लस वाई का कुल योग, का कुल योग कितना बन जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स वाई, यही बनेगा क्या, x का औसत कितना है, y, टोटल एक्स वाई बन गया, y संख्या का औसत x है, y का औसत x है, तो कुल कितना बन गया, एक्स वाई। अब इनका क्या निकालना है, औसत, औसत निकालने के लिए पदों का योग, तो इसको सॉल्व कर सकते हो, एक्स वाई और एक्स वाई कितना बन जाएगा, 2xy, तो पदों का योग कितना हो गया, 2xy, पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी आ गई, x प्लस वाई, ये इनका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ठीक है, ये इनका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ
बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है। देखो एक्स संख्या है, एक्स संख्याओं का औसत, एक्स संख्याओं का औसत जो दिया है कितना दिया है, वाई स्क्वायर। इनका टोटल अगर निकालोगे आप तो टोटल कितना बन जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई करके टोटल बन जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ो। वाई संख्या है, वाई संख्या है और वाई का जो औसत है, वाई का जो औसत है वो इसने क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है। इनका टोटल क्या बन जाएगा, वाई या एक्स स्क्वायर वाई, है ना, कैसे ही मल्टीप्लाई कर लो। सभी का औसत पूछ रहा है, तो ये बताओ मुझे पहले एक्स और वाई यानी दोनों को जोड़ दें हम, एक्स प्लस वाई का कुल योग, का कुल योग क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर कुल योग अगर निकालना है तो इनको भी प्लस कर दो, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अच्छा औसत निकालना है, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे आप, पदों का योग, पदों का योग कितना है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और अपॉन पदों की संख्या एक्स प्लस वाई। इस वाली में एक्स वाई कॉमन आ सकती है, अगर मैंने एक्स वाई कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा, वाई बचेगा और इधर क्या बचेगा, एक्स बचेगा। क्यों बचेगा, थोड़ा सा जिनको बेसिक क्लियर नहीं है वो समझ लो। अगर एक्स वाई स्क्वायर में क्या कॉमन लिया है मैंने, एक्स वाई, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई स्क्वायर में जब वाई का भाग लगाओगे तो क्या बचेगा, वाई। जैसे यहाँ पे क्या बचा है, वाई बचा है। अगले वाले में क्या दिया है हमें, एक्स स्क्वायर वाई, और इसमें डिवाइड करेंगे आप एक्स वाई का, तो वाई से वाई कट जाएगा और एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग लगाओगे तो क्या बचेगा, एक्स, जैसे ये बचा है। ठीक है, ऊपर ले लिया, नीचे क्या बचा, एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई लिखो या वाई प्लस एक्स लिखो, एक ही बात है, कट जाएंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वाई हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से समझो अब, है ना। आपने देखा जो औसत है वो कितना आया, एक्स वाई, एक्स वाई क्या आया, तुम्हारा आंसर आया, है ना। एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर, ये पैटर्न समझ में आ रहा है। देखो मैं जैसे अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, इसको समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे कहा कि 12 संख्या है, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं का औसत दिया 13 का स्क्वायर। ठीक है, और आगे कह दिया 13 संख्याओं का औसत, 13 संख्याओं का औसत दे दिया 12 का स्क्वायर, और पूछ लिया बताओ सभी संख्याओं का, सभी संख्याओं का औसत आपसे पूछ लिया, है ना। तो बस आपको क्या कर देना है, 12 गुणा 13, ये आपका 156 क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अगर ये पैटर्न बने, पैटर्न समझ लेना, 12 पहले संख्या दी है, फिर 12 का स्क्वायर दिया है, इधर 13 संख्या दी है तो 13 का स्क्वायर दिया है। ये फॉर्मेट ध्यान रखना, अगर ये जब भी फॉर्मेट बने तो इस क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल ऐसे ही लगाना। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए 21 संख्याओं का औसत, 21 संख्याओं का औसत आपको दे दिया 19 का वर्ग, और आगे कह दिया 19 संख्या है, 19 संख्याओं का औसत जो है वो आपको दे दिया 21 का वर्ग, और पूछ लिया बताओ सभी का औसत बताओ, सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो औसत बताइए का मतलब है 21 गुणा 19, तो कितना हो जाएगा, 20 का वर्ग 400, और आंसर कितना आ गया, 399। बात समझ में आई अच्छे तरीके से। अब ये और क्या कर सकता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना, है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना भाई, और क्या कर सकता है इस क्वेश्चन में। ये बहुत खतरनाक मूड में अगर आ गया तो क्या कर सकता है। खतरनाक मूड का मतलब है संख्याओं को वर्ग में न लिख के, वर्ग में न लिख के ऐसे स्क्वायर न लगा के सीधा वर्ग ही कर दे। जैसे इसने बनाया, मान लो एक संख्या दे दी हमें 17, 17 संख्या है, 17 का औसत दे दिया हमें 324, और फिर आगे कह दिया बताओ 18 संख्या है, 18 संख्याओं का औसत, 18 संख्याओं का औसत, है ना, ये तो समझ में आ ही जाएगा, 18 संख्या है, 18 संख्याओं का औसत ये दे दिया आपको 289। तो ये पहचान कर लेना आप, है ना, ये 324 दिया है मतलब क्या है, 18 का वर्ग है, और ये क्या दिया है, 17 का वर्ग, है ना, इनवर्स दे रखा है, 17 का इधर, 17 का वर्ग, 18 इधर है, तो इनका अगर औसत निकालना है सभी का औसत, तो आंसर निकाल देना 17 गुणा 18, ऐसा करके क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए,
x संख्या है, x का औसत क्या दिया है वाई स्क्वायर, और फिर आगे क्या कह रहा है y संख्या है, तो y का औसत कितना दिया एक्स स्क्वायर। तो इनका जो औसत आएगा वो सीधा सीधा एक्स वाई क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ठीक है, इनका औसत क्या आ जाएगा एक्स वाई, हमेशा यही रिजल्ट बनेगा, आपको इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन शानदार है भाई। एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 60 पाया गया। अब देखो कुल कितने छात्रों ने भाग लिया, छात्र पता नहीं है, ध्यान से समझना। कुल छात्र हमने मान लिए x, छात्र कितने मान लिए x, और इनका औसत कितना पाया गया 60, तो इनका टोटल कितना रहा होगा 60x, है ना। ध्यान से समझना, आपके बेसिक पूरे क्लियर है ये मैं मान रहा हूं, है ना। आपने पूरी क्लास अच्छी तरीके से देख ली है शुरुआत से, तो कोई परेशानी यहाँ पर नहीं बनेगी। परेशानी नहीं बनने का मतलब ये है कि सारी चीजें आपने पहले अच्छे तरीके से पढ़ी हैं। अच्छा वही छात्र हैं, औसत औसत आ गया कितना 45। ये 45 कहाँ से आ गया, सुनो। ये कह रहा है आगे इस बीच में कुछ लाइन लिखी हुई है, और फिर आगे कह रहा है सभी परीक्षार्थियों से संबंधित औसत 45 अंक तक कम हो गया। देखो इस लाइन को समझना, 45 अंक तक कम हो गया मतलब 60 से घटते घटते कहां तक आ गया 45 तक। तो यहाँ टोटल कितना बन गया, टोटल बन गया 45x। अब ये बताओ इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 15x। कितना अंतर है 15x। अब 15x अंतर है, अब आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इसमें कुछ 100 परीक्षार्थियों के औसत 60 की बजाय क्या लिख दिए 30। अब एक बात बताओ, पहले औसत कितना था 60, 60 से कितना हो गया 30, कितना कम हो गया 30, और ऐसा कितने परीक्षार्थी कितनी संख्याओं पे हुआ 100 पे। तो मैंने बताया जो औसत के साथ होता है वही प्रत्येक संख्या के साथ होता है, ये मैं समझा चुका हूं आपको। अगर यह 30 कम हो रहा है और औसत में हो रहा है, इसका मतलब हर संख्या में 30 कम हुआ होगा। हर संख्या का मतलब संख्या बच्चे कितने हैं 100, तो कुल कमी कितनी हुई होगी 3000 की। 100 गुणा 30, कुल कमी कितनी हो गई 3000 की। तो यानी यहाँ पे जो अंतर आ रहा है 15x का, एक्चुअल में ये किसके बराबर है 3000 की। तो x की वैल्यू क्या रही होगी 200, x की वैल्यू क्या रही होगी 200। इसका मतलब जो छात्र थे उस क्लास में कितने थे, 200 छात्र थे। बात समझ में आई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, इसको बोलते हैं जैसे कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना कि हाँ वास्तव में कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये तब क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन जब आपकी समझ में सारी बातें आ जाएंगी और यहाँ सब कुछ क्लियर होगा। सिंपल तरीका ये था क्वेश्चन का, आपको ये समझना था पहले औसत कितना मिला 60, और फिर कितना हो गया 45, कितना कम हो गया 15, 15 कम हो गया, तो यानी 60x संख्या जो रही होगी रेशियो में मान सकते हैं 60x, और ये कितना बन जाएगा 45x। बच्चे कितने मान लिए x छात्र, ये 60x हो गया, और ये कितना हो गया 45x। 60 की बजाय कितना हो गया 30, कितना कम हो गया -30, कितने छात्रों पे 100 पे। तो कुल कमी कितनी हो गई 3000 की, यानी 15x उधर कमी बैठ रही है और ये कमी बैठ रही है 3000 की। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 200, यानी छात्र कितने थे उस क्लास में 200 थे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला देखो क्या कह रहा है, राम का लक्ष्य अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं में औसतन 80 अंक लाने का था, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा में उसका औसत 3 अंक कम रह जाता है और वार्षिक परीक्षा में 2 अंक अधिक हो जाता है। यदि राम के द्वारा दोनों परीक्षाओं के कुल अंकों का अंतर 25 रहा हो, तो राम के लक्ष्य के अनुसार उसके कितने अंक होने चाहिए थे। देखो अब ये तो हमें पता नहीं, अर्धवार्षिक और वार्षिक की अगर हम बात करें, अर्धवार्षिक और अगर हम वार्षिक की बात करें तो इसको ऐसे समझना, जैसे हमारे पास मान लो सब्जेक्ट है, मैथ है, इंग्लिश है और जीएस है ना। जीएस का मतलब क्या कर ले यहाँ पर हिंदी रख लेते हैं, है ना। हिंदी रख लिया तो सब्जेक्ट कितने 3, तो ये 3 सब्जेक्ट यही हाफ ईयरली होंगे, है ना, मतलब वार्षिक होंगे, और यही वार्षिक होंगे ईयरली, है ना। मतलब यही तो छमाई है और यही क्या है वार्षिक है, मतलब सब्जेक्ट तो वही रहेंगे। तो मैंने क्या किया, माना माना कुल विषय, कुल सब्जेक्ट्स कितने मान लिए, विषय कितने मान लिए x। ठीक है, अब इसका क्या कह रहा था, सभी का औसत अंक कितना लाने का था 80। इसका x x का औसत इसको जो लाना था वो कितना लाना था 80 लाना था। तो इसको टोटल कितने नंबर मिलने थे 80x, कितने मिलने थे 80x। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आगे क्या देखते हैं, आगे हम देखते हैं
कि अर्धवार्षिक परीक्षा में उसके औसत 3 अंक कम रह गए। अब अर्धवार्षिक में सब्जेक्ट कितने थे, ये तो टोटल की बात थी। अब अर्धवार्षिक की हम बात करें, है ना, अर्धवार्षिक में सब्जेक्ट कितने थे, एक्स थे। अर्धवार्षिक में एक्स का जो औसत है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 3 कम रह जाता है। 3 कम रह जाता है मतलब 80 होना चाहिए था, और कितना रह गया भाई साहब, इसका रह गया 77। यहाँ टोटल कितने नंबर रहे होंगे इसके, आप कहेंगे सर 77 एक्स रहे होंगे। कितने रहे होंगे, 77 एक्स, ठीक है। अच्छा, और वार्षिक में अगर जैसे हम वार्षिक की बात करें, तो वार्षिक में सब्जेक्ट तो वही होंगे, वही सब्जेक्ट है एक्स, और इनका औसत कितना निकाला इसने, आगे कह रहा है कि इनका जो औसत है 2 अंक अधिक हो गया, मतलब कितना आ गया, 82 आ गया। तो यहाँ टोटल कितने हो गए, 82 एक्स हो गए। कितने हो गए, 82 एक्स। अब एक बात बताओ, इनका अंतर कितना था, इनका दोनों का। अच्छा, एक्स का औसत, यहां से एक बात और समझना, कुल विषय कितने थे, एक्स, एक्स का औसत कितना था, 80। 80 का मतलब है 80 उसको अर्धवार्षिक में लाने थे, और 80 ही किस में लाने थे, वार्षिक में। दोनों में मिला के 80 80 लाने थे, यानी 160 तक। अब यहाँ इनका टोटल करो, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, वार्षिक और अर्धवार्षिक, तो कितना बैठा, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 8 और 7 कितना हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों परीक्षाओं के कुल अंकों, दोनों परीक्षाओं की बात कर रहा है ये, आगे की कुछ बात ही नहीं कर रहा है ना। सुनो, दोनों परीक्षाओं में यहाँ जोड़ने की बात ही नहीं, इनका टोटल की बात ही नहीं कर रहा भाई। वो ये कह रहा है कि दोनों परीक्षाओं का जो अंतर है ना, यहाँ अंतर देखो इनका कितना आ रहा है, ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा, है ना। ये कह रहा है दोनों परीक्षाओं के कुल अंकों का अंतर 25 है। सुनो, दोनों परीक्षा यानी अर्धवार्षिक और वार्षिक, तो अर्धवार्षिक और वार्षिक में अंतर कितना आ रहा है, यहां से देखो 5 एक्स का आ रहा है। 5 एक्स का अंतर आ रहा है, क्वेश्चन में कितना अंतर दिया है, 25 का। जो अंतर है 25 का, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5। एक्स की वैल्यू 5 आने का मतलब दोस्त ये हो गया कि उसके कुल विषय कितने थे, 5। तो इसको कुल अंक, एक्स का औसत कितना है, 80, तो इसको कुल अंक कितने मिल रहे थे, 80 एक्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके कुल कितने अंक चाहिए, है ना, कितने अंक होने चाहिए। तो विषय कितने हो गए, 5, तो 5 विषय का औसत, इसको कितना टारगेट होना चाहिए था, कितना टारगेट रखा था, 80 का। तो 5 का औसत 80 है, तो इसके कुल अंक कितने होने चाहिए थे, 400। कुल अंक कितने होने चाहिए थे, 400 इसके अंक होने चाहिए थे, तब जाकर ये काम हो पाता। ठीक है, क्लियर है। कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था। कुल विषय कितने मान लिए, कुल विषय, कुल विषय, इसको एक बार और समझ लो, है ना, कुल विषय कितने मान ली, एक्स। औसत कितना है, औसत कितना है, 80। अब वो क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक में, है ना, किसकी बात कर रहा है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में यानी हाफ ईयरली में क्या हुआ है, अर्धवार्षिक में एक्स का औसत, एक्स का औसत कितना मिला इसको, 3 कम रह जाता है, 3 कम रह जाता है, यानी 77 एक्स। और आगे क्या कह रहा है, वार्षिक जब नंबर आए इसके, तो वार्षिक में एक्स का जो औसत है, एक्स का औसत वो क्या हो जाता है, वो कहता है 2 अंक अधिक हो जाता है ना। तो कितना हो गया, 82 एक्स। तो ये बताओ दोनों परीक्षाओं में अंतर कितना आया, 5 एक्स का आया कि नहीं, 5 एक्स का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों परीक्षाओं में कितना अंतर आया, 25 का। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5। कुल, अब विषय कितने हो गए, एक्स, औसत कितना था, 80। तो यानी 5 का औसत, 5 विषय थे ना, 5 का औसत कितना था, इसको चाहिए कितने थे, 80। तो ये परीक्षा जो थी वो कुल कितने अंक की थी, तो 5 गुणा 80, यानी कि परीक्षा जो थी वो कितने अंक की थी, 400 अंक की थी। ठीक है, ये है फॉर्मेट इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला देखो, एक व्यक्ति 50 किताबें खरीदता है। एक व्यक्ति कितनी किताबें खरीदता है, 50। कितनी किताबें खरीदता है, 50 खरीदता है। और 50 खरीदने के पर उसके 76 रुपए और खर्च करता, तो 14 किताबें और खरीद सकता था, 14 किताबें और खरीद सकता था यदि, तथा प्रति किताब औसत मूल्य 1 रुपए कम हो जाता, उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य क्या होगा। देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको ऐसे समझना आप, जैसे बाजार से आप कोई चीज खरीदने जाते हो, तो दुकानदार कोई रेट बताता है ना,
तो उसने बताया जैसे 5 5 किलो के रेट बताए, आपने कहा कि सर नहीं हम तो 20 किलो खरीदेंगे, बताओ रेट बताओ। तो ऐसा क्या होता है कि जब आप वस्तु ज्यादा खरीदते हो, जैसे पहले 5 किलो खरीद रहे थे, है ना, अब आपने कहा कि नहीं हम खरीदेंगे 8 किलो खरीदेंगे, 8 किलो खरीदेंगे तो रेट बताओ। तो दुकानदार क्या करता है, 8 किलो ज्यादा खरीद रहे हैं तो वो रेट कम कर देता है उसका, यही तो करता है, प्रैक्टिकल भी होता है। तो जैसे आपने 3 किलोग्राम अधिक खरीदा, पहले 5 खरीद रहे थे, अब कितना खरीद रहे हैं 8, तो 3 किलोग्राम अधिक खरीदा, और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे जैसे पहले दे रहे थे। तो इस ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे आपने क्या किया, आपने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, 20 वस्तु, ठीक है, कितनी खरीद ली, 20 वस्तु। आप, और ये रेट था इनका, एक थी 20 रुपए की, है ना, एक थी कितने की, 20 रुपए की, तभी तो पड़ी है ना। 100 रुपए, 100 रुपए की खरीद, अच्छा ऐसे 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 मत समझो, चलो ऐसे मत समझो, ऐसा करो आप, ऐसे समझ लो, आप 20 वस्तु खरीद रहे हो, है ना, 20 वस्तु खरीद रहे हो, और ये खरीद रहे हो आप 500 रुपए की, है ना, 500 रुपए की, कितने की खरीद रहे हो, 500 रुपए की। अब 500 रुपए की खरीद रहे हो, कितनी, 20 वस्तु, तो आप रेट जो है वो कितना दे रहे हैं, आप यहाँ पर वस्तु का मूल्य दे रहे हैं 2 और 2 25 रुपए, तो औसत कीमत कितनी है, 25 रुपए, ये औसत है, एवरेज। अब दुकानदार से आपने कहा कि भैया हम जो है वो क्या कर रहे हैं, हम 5 वस्तु और खरीद रहे हैं, है ना, 25 वस्तु खरीद रहे हैं, 25 वस्तु खरीद रहे हैं, तो दुकानदार ने कहा भाई साहब 600 रुपए दे देना आप। तो अब ये बताओ एक वस्तु कितने की पड़ गई आपको, यहां से बताओ, 25 दूनी 50 और 25 चौक 100, कितने रुपए की पड़ गई, 24 रुपए की। आपने 5 अतिरिक्त खरीदी, समझना क्वेश्चन को, 5 अतिरिक्त खरीदी, और 100 रुपए और खर्च किए, यही तो क्वेश्चन है। 5 अतिरिक्त खरीदी, 100 रुपए और खर्च किए, तो जो औसत था, औसत तक क्या हो गया, एक कम हो गया कि नहीं, पहले 25 रेट था, अब कितना हो गया, 24। तो ये 5 वस्तु जो है, ये 100 रुपए की या एक का, इनका कोई आपस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, यहाँ तो बन रहा है, यहाँ तो बन रहा है, लेकिन इनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। आपको बस ऐसे समझना है कि 600 रुपए में, और ये खरीद रहा था 25 वस्तु, तब ये पड़ रही थी 24 की, है ना। तो रुपए कितने खर्च कर रहा था, ये 100 रुपए, पहले कितने कर रहा था, 500 रुपए, फिर 100 रुपए और अतिरिक्त खर्च कर रहा है ना, 100 रुपए और अतिरिक्त खर्च कर रहा है। तो ये जो 600 बने, ये कैसे बने, पहले 500 थे और फिर 100 रुपए और खर्च कर दिए, तो 25 वस्तु यानी 5 एक्स्ट्रा मिलने लग गए, और कितनी हो गई, 24 रुपए की एक वस्तु पड़ गई, यानी रेट कितना पड़ गया, 1 रुपए कम का। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, एक व्यक्ति 50 किताबें खरीदता है, तो मुझे नहीं पता, मैं क्या करता हूं, एक किताब का औसत मूल्य मैं मान लेता हूं X रुपए। तो ये बताओ 50 का क्या रहा होगा, 50 किताब का कुल मूल्य 50X हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना, देखो। अब एक बात बताओ, ये 50X तो दे ही रहा था, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैं जो समझाने वाला हूँ, 50X रुपए तो दे ही रहा था। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि 76 रुपए और दे दे, तो जो औसत है वो 1 रुपए कम हो जाएगा, पहले औसत कितना था X, अब कितना हो जाएगा -1। औसत निकलता कैसे है, औसत ऐसे निकलता है, कुल कितने रुपए खर्च कर दिए आपने और कुल कितनी वस्तु ले ली। तो पहले ये कितनी वस्तु खरीद रहा था, 50, अब 14 और खरीदने लग गया, तो यानी अब जो किताबें हैं वो कितने, 64 किताबें हैं, वो 50X 76 रुपए में, 64 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 50X प्लस 76 बराबर 64X-64, इधर माइनस करोगे 14 बचेंगे, 14X, और इधर इनको ले जाओगे तो ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 64 और ये 140, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10। x की वैल्यू 10 आने का मतलब है एक किताब का मूल्य क्या हो गया, 10 रुपए। एक किताब का मूल्य कितना हो गया, 10 रुपए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाते हैं, है ना, आसान बनाते हैं तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना, कितनी किताबें हैं, 14, तो हमें डायरेक्ट 14 का मूल्य निकालना है। 14 किताबें कितने की पड़ी, कितने रुपए खर्च कर रहा है, 76, 76 तो खर्च कर ही रहा है ये, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि यदि 50 तो पहले खरीद रहा था और 14 अब, कुल मिलाकर कितनी होगी, 64, तो 64 पे औसत में कितना कम हो रहा है, 1, यानी ये 64 रुपए
ज्यादा की है वस्तु, तो 64 रुपए ज्यादा की है तो कितने की, 140 की। यानी एक किताब कितने की पड़ेगी तुम्हें, 10 रुपए की। एक किताब कितने की पड़ेगी, 10 रुपए की। जैसे इस क्वेश्चन में समझने के बाद जैसे अगला क्वेश्चन देखूं, है ना, अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो अब आपका आंसर बहुत स्पीड में आ सकता है। ये भाई साहब 336 खर्च कर रहे हैं, कितनी किताबें खरीद रहे हैं, 60। फिर कितनी और खरीद रहे हैं, 4 और खरीद रहे हैं। ध्यान से समझना, तो 4 किताबों की कीमत 336 तो ये दे ही रहा है, प्लस और कितने एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं ये बताओ। एक क्या हो रहा है, कम, तो 60 और 4 कितनी होगी, 64 किताबें। भाई 60 तो पहले खरीद रहा था, 4 अब 64 और एक की कमी, इसका मतलब 64 रुपए और ज्यादा दे दे तो ये 4 की कॉस्टिंग बन जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, 400। तो 4 की वैल्यू 400, तो एक किताब की वैल्यू क्या बन जाएगी, 100 रुपए। एक किताब की वैल्यू क्या बन जाएगी, 100 रुपए, बस बात खत्म हो जाएगी। अच्छा बेसिक क्या होगा, बेसिक ये होगा भाई साहब, एक कहानी की पुस्तक खरीदता है तो एक पुस्तक, है ना, एक पुस्तक का मूल्य का औसत, का औसत मूल्य क्या मान लूं मैं, औसत मूल्य मैंने मान लिया x रुपए। तो 60 का क्या हो गया, 60 का आप कहोगे सर 60x हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये भाई साहब कितने रुपए दे रहे हैं, 60x दे रहे हैं, 60x प्लस 336 रुपए और दे रहे हैं। और कितनी किताबों का दे रहे हैं ये, देखो कुल खर्चा हो गया, ये तो कुल खर्चा हो गया, यानी कुल रुपए हो गए, कुल रुपए हो गए। अच्छा कुल वस्तु देखो, कुल वस्तु कितनी खरीद रहा है ये, कुल वस्तु कितनी खरीद रहा है, 60 पहले 4 बाद में, कितनी हो गई, 64। और ऐसा करने पर औसत में, औसत में क्या हो गया, x-1 हो गया। 64 का मल्टीप्लाई कर दोगे इधर, तो 60x प्लस 336 बराबर 64x-64। इस वैल्यू को इधर लाओ, इस वैल्यू को इधर लाओ, तो कितने बचेंगे, 4x, और 4x 64 इधर आके जुड़ जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 400। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। यानी एक किताब कितने रुपए की है, 100 रुपए की है। बात समझ में आई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7 पुरुषों 11 स्त्रियों और 2 लड़कों की औसत दैनिक आय 257.5 रुपए है। यदि पुरुषों की आय, औसत दैनिक आय स्त्रियों की औसत दैनिक आय से 10 रुपए अधिक, स्त्रियों की और इनसे दे रखी है कितनी, 10 रुपए, और लड़कों की से दे रखी है फिर 10 रुपए अधिक, तो एक पुरुष की औसत दैनिक आय क्या है। सुनो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहां से ये समझना, स्त्री को जो पैसे मिल रहे हैं वो लड़कों से 10 रुपए अधिक, है ना, और जो आगे क्या कह रहा है, पुरुषों को जो मिल रहे हैं वो स्त्रियों से 10 रुपए अधिक। अगर मैं आपको यहां से एक इंफॉर्मेशन बनाऊं, अगर मैं आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन बना लेते हैं ना, लड़के, तो लड़कों की जो आय है, जो लड़के हैं, लड़कों की आय क्या हो गई, x। तो जो स्त्री हैं, महिला हैं, उनको कितने मिल रहे हैं, x+10। और जो पुरुष हैं, कौन है, पुरुष, उनको स्त्रियों से भी 10 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो इनको कितने मिल रहे हैं, x+20। ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये इनका औसत है ना, ये इनका औसत है। आगे क्या कह रहा है, 7 पुरुष 11 स्त्री और 2 लड़के, तो 7 और 11 18, 18 और 2 20, 20 का औसत कितना दिया, 257। अब यहां से ये एक का है, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का, ठीक है। अब पुरुष कितने, 7 पुरुष, तो ये बताओ 7 पुरुष को कितना मिल रहा होगा। आप कहेंगे 7x+140, 7 का गुणा कर दोगे। स्त्रियां कितनी है, 11। अगर मैं 11 स्त्रियों की बात करूं तो 11 स्त्रियों को कितने पैसे मिल रहे होंगे, तो 11x+110, ये इनको रुपए मिल रहे होंगे। लड़के कितने, 2 लड़के, अगर 2 लड़कों को पैसे बांटने लग जाओगे तो 2 लड़कों को कितने पैसे मिल रहे होंगे, 2x। तो ये बताओ इन सबको पैसे कितने मिल रहे हैं, 7 और 11 18, 18 और 2 20x, 20x प्लस इनको जोड़ दो कितने हो गए, 250। ये मिल रहे हैं किसको, इन सबको। अच्छा इन सबको क्वेश्चन में कितने पैसे मिल रहे हैं वो भी देख लो। अब यहां से देखो, 7 पुरुष और 11 18, 18 और 2 20, और 20 का औसत कितना है, 257.5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 20 का जो औसत दिया है वो कितना दिया है, 257.5। तो इन सब 20 को कुल कितना मिल रहा होगा, कुल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 257.5 गुणा 20, मल्टीप्लाई करोगे दशमलव हट जाएगा, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15,
और 5 दूनी 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5। तो इन सबको जो रुपए मिल रहे हैं वो 5150 मिल रहे हैं, 5150 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, 20 एक्स की वैल्यू निकालो, ये 250 उधर चले जाएंगे, तो सीधा सीधा 150 घटाओ, 150 घटाने पे 500, ये बचे 49। कितने बचे? 4900। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 245 रुपए। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक लड़के को 245 रुपए मिल रहे हैं, एक महिला जो है इसको मिल रहे हैं 255, और जो एक पुरुष है इसको कितने मिल रहे हैं? 265 रुपए। क्वेश्चन में देख लो किसको क्या पूछ रहा है। एक पुरुष की औसत दैनिक आय क्या है, एक पुरुष की पूछी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 265 रुपए एक पुरुष को मिल रहे हैं। अगर लड़के की पूछे तो 245, और अगर महिला जो स्त्री है उनकी पूछे कि उनकी औसत दैनिक आय कितनी है, तो 255 रुपए है। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक छात्र 2 अंकों की 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं को लिखते समय वह गलती से एक संख्या को उसके अंकों को परस्पर बदलती हुई संख्या लिख लेता है, जिससे उसका सही उत्तर से 1.8 कम आता है। जिस संख्या को लिखने में उसने गलती की थी उसके अंकों का अंतर क्या था? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो कितना आसान है ना? समझना मेरे साथ साथ जो मैं समझाऊं आपको। मैंने 10 संख्या लिखी है ना, 10 संख्या, 10 संख्याओं में बहुत सारी संख्या लिखी मैंने, जैसे एक लिखी, फिर दूसरी लिखी, तीसरी लिखी, चौथी लिखी, फिर मैंने एक संख्या लिख दी 27, है ना? 27, या थोड़ी सी ऐसी लिख लेते हैं जो इस क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से फिट बैठे। जैसे एक संख्या लिख ली मैंने 40, और ये आपका लिख ली 62। क्या लिख ली मैंने? 62 लिख ली, समझना ध्यान से। और फिर और भी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्या है, और इनका औसत निकाला। औसत निकाला तो औसत कुछ निकाला होगा x। अब क्या हुआ कि जब मैं इन संख्याओं को 10 संख्याओं को लिख रहा था, मैं जब 10 संख्याओं को लिख रहा था तो गलती से मैंने जब लिखा तो इस 62 की जगह पर क्या लिख दिया? 26 लिख दिया। और ऐसा करने पर औसत जो आया वो कितना कम आएगा, इस बात को समझना। पहले तो इस बात को समझना, ये यहां से देखो कितना कम होगी। ये वाली संख्या आपने कितनी कम लिख ली? आप कहेंगे सर 36 कम लिख ली है। ठीक है, तो आपने संख्या कितनी लिखी? 36 कम। 36 संख्या कम लिखी, और कितनी संख्याओं पे? 10 पे। आपने 36 कम लिख लिया है, और ये 10 संख्याओं में बटेगा, तो सब में कितना कितना बच जाएगा? 3.6। तो ये वाला पोर्शन औसत में कम हो जाएगा, यानी औसत पहले से कितना हो जाएगा? 3.6 कम। अब एक बात और समझना, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में मैंने बताया था कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, अगर इसके अंक पलट दें यही बनेगी, तो इनका जो अंतर है, क्या है? अंतर, वो हमेशा और हमेशा किससे डिवाइड होता है? 9 से। और जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो वो जो आता है वो संख्या के अंकों का अंतर आता है ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हारा एकदम। जैसे मैं एक संख्या है 26, और 26 से लिख दूं 62, तो ये संख्या कितनी ज्यादा है? 36 ज्यादा है। अगर मैं 36 में किसका भाग लगा दूं? दो संख्याओं के अंतर में कितना भाग लगा दूं? 9 का, तो कितना आया? 4। तो ये जो 4 आ रहा है ये उस संख्या के अंकों का अंतर ही होगा, ये कंफर्म करना पड़ेगा। नंबर सिस्टम अगर क्लियर नहीं है तो एवरेज में बहुत बड़ी समस्या बनेगी इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को समझो, कितना कम आया? 1.8। कितना कम आया? 1.8 कम आया। ध्यान से समझना, 1.8 कम आया कितनी संख्याओं पे? 10 पे। तो अगर औसत में 1.8 कम हो रहा है 10 संख्याओं पे, तो इसका मतलब ये है 1.8 कम हो रहा है किसमें? औसत में 10 संख्याओं पे। तो इसका मतलब कुल कमी कितनी हुई? 18 की। तो ये 18 जो आ रहा है ये क्या आ रहा है? संख्याओं का अंतर आ रहा है। क्या आ रहा है? संख्याओं का अंतर। संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है? 18। अगर मैं इसमें 9 का भाग लगा दूं, तो 9 का भाग लगाने पर क्या आएगा? 2। और 2 क्या होगा? 2 उस संख्या के 2 उस संख्या के अंकों का क्या होगा? अंतर होगा। 2 क्या होगा? उस संख्या के अंकों का अंतर होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है उस उसके अंकों का अंतर क्या था? उसके अंकों का अंतर कितना था? 2 था। बात समझ में आई? बहुत सिंपल फॉर्मेट का क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत नहीं बननी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालता है।
एक संख्या को अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है, जिससे औसत 3.6 बढ़ जाता है। अब एक बात बताओ, 3.6 बढ़ रहा है कितनी संख्याओं पे? 10 पे। तो कुल कितना बढ़ रहा है? 36। और ये 36 कब बढ़ रहा है पता है? जब 10x प्लस वाई कोई संख्या थी, उसको क्या लिख दिया पलट के? उसको लिख दिया 10y प्लस एक्स। तो एक्चुअल में ये क्या आ रहा है? संख्याओं का अंतर। क्या आ रहा है? संख्याओं का अंतर। और आप जानते हैं संख्या के अंक पलटने पे प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा हमेशा 9 से डिवाइड होता है। और जो आता है आंसर आता है डिवाइड करने पर, वो उस संख्या के अंकों का उत्तर होता है। ठीक है? नहीं सॉरी, उत्तर नहीं है। क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। संख्याओं का अंकों का अंतर होता है। ठीक है? और यही पूछ रहा है उसके अंकों का अंतर कितना था? कितना हो जाएगा? 4। अंकों का अंतर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या के 2/5 ने 3/8, 1/5 ने 1/8, 3/10 ने 1/4 तथा शेष ने 5/8 औसत अंक प्राप्त किए। देखो क्वेश्चन क्या है। छात्र है हमारे पास 2/5, 2/5 का औसत, इन्होंने औसत कितना प्राप्त किया? 3/8। ठीक है, फिर आगे क्या करा? 1/5 ने, जो 1/5 है इनका औसत जो दिया है, 1/5 ने औसत दिया 1/8। आगे क्या कह रहा है? 3/10 ने 1/4, 3/10 बच्चे हैं, इनका औसत जो है वो कितना है? 3/10 का 1/4। अब क्या कह रहा है? शेष। अब शेष, एक बात बताओ, शेष में पहले 2/5 हो गए, फिर कितने हो गए? 2/5 के बाद 1/5 है ना, 1/5 के बाद क्या है फिर? 3/10 है, ये वाले बच्चे हैं, है ना। तो ये बताओ 2/5 प्लस 1/5 प्लस 3/10, यही तो बच्चे हैं। एलसीएम कितना आया? 10। तो 5 से 2, 2 दूनी 4, प्लस 5 से 2 और प्लस 3, 4 और 3 7 और 2 9, 9/10। तो शेष कितने बच गए? 1/10। शेष कितने बच गए? 1/10। तो शेष बचे हैं 1/10। और 1/10 का जो औसत है, 1/10 का औसत है वो कितना है भाई? 5/8 है ना। कितना लिया है? 5/8। ये बताओ उनको कुल अंक कितने मिले? कुल अंक निकालो। 3 दूनी 6, 6/40। हमें तो पता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं योग निकालने के लिए। ये कितना बनेगा? 1/40। ये कितना बैठेगा? 1/40 ही बैठ रहा है। ये कितना बैठ रहा है? 3/40। और ये कितना बैठ रहा है? 5/80। अब इनका औसत निकालें। देखो ये इनका टोटल कितना बैठेगा? कुल कितना बैठेगा? कुल बैठेगा 1। फ्रैक्शन में तो एक ही बैठता है टोटल। और का औसत, ये औसत ही निकल जाएगा सीधा सीधा। इनको प्लस कर दो तो 80 है ये। 80 से अगर मैं इसको बनाऊं तो ये 12/80, 12/40 जोड़ के देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं तो इसको ऐसे नहीं जोड़ता कभी भी, है ना, मैं तो सीधा जोड़ता। ये 12, 12 और 2 14, 14 और 6, है ना, 14 और 6 कितने हो गए? 20, 20 और 5 25। ये मेरे हिसाब से 25/80 बैठेंगे। कितने बैठेंगे? 25/80, है ना। कितने बैठेंगे? 25/80। 25/80 बैठेंगे। क्यों बैठेंगे भैया? आप जोड़ के देख लो। 6/40 प्लस 1/40 प्लस 3/40 और प्लस कितना है? 5/80। इनको जब जोड़ेंगे तो एलसीएम 80 आएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ 6 दूनी 12, क्योंकि मैंने हर समान कर लिए थे 80 80 80। तो यहाँ करोगे 40 दूनी 80, तो ऊपर 12 बनेगा, इधर 2 बनेगा, इधर 6 बनेगा और इधर कितना बनेगा? 5। 12 2 14, 6 20 और 5 25। अब ये बताओ 25 में से 80 क्या है? औसत। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? औसत प्राप्तांक। औसत प्राप्तांक कितने? 125। यानी 125/80 की वैल्यू किसके बराबर है? 125 की। तो हमारा टोटल कितना है यहाँ पर? टोटल कितना है? 1। अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा, 125 गुणा 80 और बटे कितना हो जाएगा? 25। 25 से 5 बार और 5 अट्ठे 40। तो यानी उस जो टोटल क्या कह रहा है, परीक्षा के पूर्णांक क्या थे? कितने थे? 400 थे। भाई यहाँ फ्रैक्शन में तो 1 बैठ रहा है और यहाँ कितना बैठ रहा है? 25/80। 25/80 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 125।
और मेरे लिए टोटल कितना है यहाँ 1, तो मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है ना, तो मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू तो 125 आ रही, 1 की वैल्यू क्या आएगी 400। तो परीक्षा के पूर्णांक जो थे वो कितने थे 400 थे। यहाँ एवरेज हम समाप्त करते हैं। अब आपकी सीरीज बचेंगी प्रैक्टिस सीरीज, जो आपको कराई जाएंगी आगे फ्यूचर में, जब जैसे जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होते चले जाएंगे। तो पहले चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चलेंगी है ना, और इसके बाद फिर हम जो है मिक्सअप लेंगे, यानी सारे चैप्टर एक साथ चलेंगे। तो तब तक इन चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते चलिए और अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहिए, जिससे कि जब आगे आपको प्रैक्टिस सेशन में एंट्री दी जाए तो उस समय ना तो आपका कोई कॉन्सेप्ट छूटा हुआ हो, ना आपका कोई बेसिक छूटा हुआ हो, और कोई भी परेशानी उनको समझने में नहीं आए। ठीक है, तो अगली क्लास में यानी अगले चैप्टर में मिलते हैं, एक शानदार बेहतरीन जबरदस्त तरीके से बेसिक सीखते हुए, कॉन्सेप्ट सीखते हुए।